हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनेयर्स। सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक ख़ास बात, इन सभी क्वेश्चंस को आप समझ के करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछने का वे बदल दिया जाता है, कंसेप्ट वही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब देखिए, नीचे जो ऑप्शंस दी गई हैं, आपको चुनना है कि इंश्योरेंस का जो काम है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो देखिए, ऑप्शंस दी गई हैं, शेयरिंग ऑफ लॉसेस, प्रोबेबिलिटीज़, रैंडमनेस, और लास्ट ऑप्शन दी गई है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, जैसे कि हम पहले भी बात करते हैं, इंश्योरेंस जो है ये काम करती है किस पे? शेयरिंग ऑफ लॉसेस, देन प्रोबेबिलिटीज ऑल्सो, और रैंडमनेस, है ना। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इंश्योरेंस हेल्प्स टू। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है आपकी सही ऑप्शन आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंश्योरेंस जो है वो हेल्प करती है, कहाँ पे हेल्प करती है। पहली ऑप्शन दी गई है, प्रिवेंट एडवर्स सिचुएशंस फ्रॉम अकरिंग। मीन्स जो भी गलत सिचुएशंस हैं या ख़राब सिचुएशंस हैं उनको रोकती हैं होने से। दूसरी ऑप्शंस में कहा गया है, रिड्यूस द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। मीन्स अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है उसको ये कम करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट कहा गया है, निगेट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। मीन्स जो एडवर्स सिचुएशन है उसमें जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको निगेट कर देती है। और लास्ट ऑप्शन में कहा गया है, मेक असेट्स कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्टिव। मीन्स जो भी असेट्स हैं उनको कॉन्टिन्यूसली ये प्रोडक्टिव बना देता है। तो देखिए, जो ऑप्शन ए, सी और डी है ये तो टोटली गलत है, क्योंकि जो इंश्योरेंस है ये ना तो कोई प्रॉब्लम जो होने वाली है उसे रोकती है, ना उसके इफ़ेक्ट्स को कम करती है। बस ये है कि अगर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें फाइनेंशियल हेल्प जो है इंश्योरेंस करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म रिस्क इंक्लूड्स। आपको बताना है कि जो टर्म है जिसे हम कहते हैं रिस्क, हिंदी में जिसे हम कहते हैं खतरा, अब इसमें क्या इंक्लूड होगा। तो ऑप्शंस हैं, डैमेज टू मशीनरी एंड प्रॉपर्टी। देखिए, जो भी आपकी मशीनरी है या प्रॉपर्टी है उसको डैमेज हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ और लाइफ ऑफ अ पर्सन। मीन्स कोई भी व्यक्ति है उसका जो हेल्थ है या लाइफ पर कुछ इफेक्ट है। लीकेज ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जहरीले पदार्थ जो हैं वो लीक हो रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन दी गई है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, जो तीनों ऑप्शंस हैं ए, बी और सी, ये तीनों ही रिस्क की कैटेगरी को दर्शा रही हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज़ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़। आपको बताना है कि लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ क्या होगा। तो ऑप्शंस दी गई हैं, एज एन एवेन्यू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इस ऑप्शन का मतलब है कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो हमें एक बेनिफिट सा मिल रहा है वो है लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पस। नेक्स्ट ऑप्शन है, एज अ मीडियम फॉर गेटिंग इनकम टैक्स बेनिफिट फ्रॉम द सेविंग्स। मीन्स हमारी सेविंग्स से इनकम टैक्स बेनिफिट पाना। फिर है, एज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिससे कि गरीबी को कम किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन दी गई है नन ऑफ अबव। तो देखिए, जो इसमें ऑप्शंस दी गई हैं ए, बी और सी, जो अभी हमने बात की, ये जो सभी ऑप्शंस हैं ये लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पस नहीं होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। क्योंकि देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का जो मेन पर्पस है वो है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रोडक्टिव ना रहे, मीन्स उसकी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पर अफेक्ट पड़ता है,
चाहे वो उसकी डेथ से या फिर उसकी एक्सीडेंट से, मान लीजिए वो कैपेबल नहीं रहा है या फिज़िकली इनकैपेबल हो गया है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ है वो है कि जो हमें मुसीबत के वक्त, मीन्स जब हमारा समय ठीक नहीं है, तो उससे जो हमें हेल्प मिलेगी, वो मेन पर्पज़ होता है लाइफ इंश्योरेंस का। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि जो ये तीनों ऑप्शन से ये वैसे तो ये पर्पज़ हैं, लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स में आ जाते हैं, पर जो मेन पर्पज़ है उसमें ये नहीं आते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following intermediaries do not require IRDAI's license or approval to operate in India? अब देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसे इंडिया में बिजनेस करने के लिए IRDAI का जो लाइसेंस है या अप्रूवल है उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। तो ऑप्शंस दी गई हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस एजेंट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिसे हम TPA भी कहते हैं, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, चाहे इंश्योरेंस ब्रोकर है या फिर इंश्योरेंस एजेंट है या फिर TPA है, अगर भारत देश में काम करना है तो इन्हें IRDAI के अप्रूवल की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एक्चुअरी इज एक्सपेक्टेड टू। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक एक्चुअरी होता है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या उसका काम होगा, जो ऑप्शन दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग। तो देखिए, एक्चुअरी क्या है, ये एक ऑफिसर रहता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, और जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं आपको इन ऑप्शंस में से उसके सही काम जो वो करता है उसको चुनना है। तो ऑप्शंस हैं, मेक एन एग्जैक्ट फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर लाइबिलिटीज़ ऑफ द पॉलिसीज़। इसका मतलब है कि जो पॉलिसी है उसकी जो फ्यूचर लाइबिलिटीज़ होंगी उनका एग्जैक्ट फोरकास्ट ये कर देता है। मीन्स जो पॉलिसी की भविष्य में होने वाली लाइबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनका एग्जैक्ट फोरकास्ट जो है वो एक एक्चुअरी जो है वो कर देता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है, मेक अ रीजनेबल फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर लाइबिलिटीज़ ऑफ द पॉलिसीज़। मीन्स जो पॉलिसी से की जो भी फ्यूचर लाइबिलिटीज़ हैं उनका एक रीजनेबल सा फोरकास्ट कर देता है। नेक्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड इवेंट टू हैपन इन द नॉन लाइफ पॉलिसीज़। अब इस ऑप्शन का मतलब है कि जो नॉन लाइफ पॉलिसीज़ रहती हैं उनमें ये जो भी इंश्योर्ड इवेंट है उसके होने की एक संभावना सी बता देता है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो एक्चुअरी है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पॉलिसी से रिलेटेड जो भी फ्यूचर लाइबिलिटीज़ हैं उनका एक रीजनेबल सा फोरकास्ट कर दे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। वैसे जो एक्चुअरी रहता है उसका मेन काम होता है कि जो नए नए पॉलिसीज़ आती हैं कंपनीज़ के द्वारा उनको डिज़ाइन करना और उनके प्रीमियम्स को कैलकुलेट करना। तो ये आपने ध्यान रखना है। पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर्स दैट एन इंश्योर्ड डजंट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विद मल्टीपल इंश्योरर्स। अब आपको उस प्रिंसिपल का नाम बताना है जो ये इंश्योर करता है कि जो इंश्योर्ड व्यक्ति है, इंश्योर्ड व्यक्ति कौन होता है, जो बीमा करवाता है, बीमित व्यक्ति। बीमित व्यक्ति जो है वो एक से ज़्यादा इंश्योरर्स से बेनिफिट ना ले रहा हो। तो ऐसे प्रिंसिपल का आपको नाम बताना है कि उस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ऑप्शंस हैं, सबरोगेशन, कंट्रीब्यूशन, को इंश्योरेंस और इंडेमनिटी। तो देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो ये इंश्योर करता है कि जो इंश्योर्ड व्यक्ति है वो एक ही इंश्योरर से बेनिफिट ले, एक से ज़्यादा इंश्योरर से सेम इवेंट का जो है या सेम जो प्रॉब्लम उसके साथ हुई है उसका जो प्रॉफिट है वो ना ले। तो ऐसे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
ये है प्रिंसिपल ऑफ एवरेज अप्लाइज व्हेन द वैल्यू इज डैश इन द प्रपोजल। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ एवरेज है वो अप्लाई होता है कब, जब जो वैल्यू है वो प्रपोजल में क्या होगा उससे रिलेटेड, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दी गई हैं वो है अंडरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड, नॉट असर्टेनेबल और नेग्लिजिबल। अब देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ एवरेज है उसके हिसाब से जो वैल्यू है प्रपोजल में वो क्या होगी, अंडरस्टेटेड होगी। तो आपको ये याद रखना है किसके हिसाब से है ये प्रिंसिपल ऑफ एवरेज के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिडेलिटी गारंटी पॉलिसीज कवर लॉसेस ड्यू टू फ्रॉड बाय डैश। अब देखिए ये पॉलिसीज़ रहती हैं जिन्हें फिडेलिटी गारंटी पॉलिसीज़ कहते हैं, और ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि ये किस प्रकार के लॉस को कवर करते हैं, मीन्स जो फ्रॉड वाले केसेस को कवर करते हैं, पर आपको ये बताना है कि जो फ्रॉड है वो किसके द्वारा किया गया है, तो वो जो लॉसेस हैं वो कवर होंगे फिडेलिटी गारंटी पॉलिसी में। तो ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, बोरोवर्स एंड सप्लायर्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो फिडेलिटी गारंटी पॉलिसीज़ हैं ये अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर देता है तो उन लॉसेस को कवर करती हैं ये पॉलिसीज़। तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CTL एज यूज्ड इन इंश्योरेंस। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि CTL जो है उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है, एक्सपेंड करना है इस टर्म को। तो ऑप्शंस हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, कंस्ट्रक्शन टोटली लॉस्ट और कॉन्ट्रैक्टर्स टोटल लॉस। तो देखिए CTL की फुल फॉर्म होती है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है GA एज यूज्ड इन द इंश्योरेंस। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि आपको GA की फुल फॉर्म बतानी है जो कि इंश्योरेंस में वर्ड यूज़ होता है। तो देखिए GA की जो फुल फॉर्म है वो होती है जनरल एवरेज। तो ढूंढिए, राइट ऑप्शन है बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मैचेस क्लोजेस्ट विद फैमिली फ्लोटर। देखिए जो फैमिली फ्लोटर रहती है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे जो इंश्योरेंस के नाम दिए गए हैं, ऑप्शन दी गई हैं, उनमें से फैमिली फ्लोटर जो वर्ड है वो कौन सी इंश्योरेंस है जिसके साथ क्लोजली मैच करता है। तो ऑप्शंस हैं हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंजरी और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। तो देखिए जो फैमिली फ्लोटर है इन चारों ऑप्शंस में से ये हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मैच करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केसेस वेयर अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट collects the premium from policyholder and remits it to insurer's office. He is acting as an agent of dash. अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि एक प्रोसेस है जिसमें एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो है वो पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम कलेक्ट करता है और फिर इंश्योरर्स ऑफिस में, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑफिस रहता है वहाँ पे इसे जमा करवा देता है। और यहाँ पर ये जो एजेंट है ये किसके एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ऑप्शंस हैं IRDAI, इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी होल्डर, द ब्रोकर और जनरल पब्लिक। तो देखिए जब कोई भी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट काम कर रहा है इस प्रकार से तो वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है। अब यही क्वेश्चन आपसे घुमा के या चेंज करके वर्डिंग भी पूछा जा सकता है कि जो इंश्योरेंस एजेंट है वो किसे रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए जो इंश्योरेंस एजेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी, जिस इंश्योरेंस कंपनी का उसके पास लाइसेंस है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉलिसी where the policy holder makes one time payment of premium is known as a dash। अब देखिए
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पॉलिसी है जिसमें जो पॉलिसी होल्डर है वो एक ही बार प्रीमियम पे करता है, तो ऐसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मनी बैक पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, सैलरी सेविंग स्कीम पॉलिसी, हाफ ईयरली पॉलिसी। तो देखिए जहाँ पर एक ही बार प्रीमियम दिया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सी पॉलिसी होगी? सिंगल प्रीमियम पॉलिसी उसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। अब देखिए नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हैं और आपको उन चारों ऑप्शंस में से पढ़ना है कि जो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही होगी। तो ऑप्शंस में सबसे पहले है एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट ओनली विद एम्प्लॉयज़। अब इस ऑप्शन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ से ही एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट ओनली विद डिफरेंट सेक्शंस, कि भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग सेक्शंस की वजह से एग्जिस्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट ओनली विद इट्स ओन ऑफिस बिल्डिंग, मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब एग्जिस्ट करती है? अगर उसकी ऑफिस का जो बिल्डिंग है वो उसकी अपनी है। और लास्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट अ पर्पस, कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बगैर पर्पस के, बगैर कारण के एग्जिस्ट कर सकती है। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है इसके एम्प्लॉयज़ की वजह से। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश may be described as a social device to reduce or eliminate the risk of loss to life and property। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है उस सोशल डिवाइस का नाम जिसकी हेल्प से हम अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी पर जो रिस्क है, खतरा है, उसे कम कर सकते हैं। तो उस डिवाइस का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस दी गई हैं इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इंश्योरेंस और शेयर्स। तो देखिए ऐसी डिवाइस का नाम होता है इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस के द्वारा ही जो हमारी लाइफ पर और हमारी प्रॉपर्टी पर हमेशा एक खतरा बना रहता है उसे हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट। आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है पीपल जनरली फील दैट लाइफ रिलेटेड रिस्क्स आर इमिनेंट। देखिए इस ऑप्शन का मतलब है कि लोग जनरली ये सोचते हैं कि जो लाइफ रिलेटेड रिस्क्स हैं है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इमिनेंट का मतलब होता है फेमस। नेक्स्ट जो ऑप्शन दी गई है इसमें है रिलीजियस बिलीव्स इंटरफेयर विद द परचेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कि भाई जो रिलीजियस बिलीव्स रहते हैं, कुछ धार्मिक जो विचारधारा रहती है वो लाइफ इंश्योरेंस खरीदने में इंटरफेयर करती है। पीपल आर ऑलवेज कीन टू बाय इंश्योरेंस, लोग हमेशा इंश्योरेंस खरीदने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। और लास्ट ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी वन एट एनी टाइम, कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो किसी के भी द्वारा किसी समय पर भी डिनाई नहीं की जा सकती। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में से जो सबसे सही ऑप्शन बैठ रही है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि कई बार लाइफ इंश्योरेंस खरीदते वक्त रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट डिपार्टमेंट। आपको बताना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट डिपार्टमेंट रहता है वहाँ की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होगी। ऑप्शंस हैं कीपिंग कंट्रोल ऑन कैश, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, प्रोसेसिंग बिल्स एंड रिकंसिलिंग बैंक स्टेटमेंट्स, और लास्ट जो ऑप्शन दी गई है वो है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो ये सारे ही काम करता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर इंश्योरर टू सेल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू एजेंट्स।
आपको बताना है उस कारण का मीनिंग बताना है, या हम कह सकते हैं कि उस कारण को बताना है जिसकी वजह से जो इंश्योरर्स रहते हैं, इंश्योरर्स मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज रहती हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एजेंट्स के थ्रू बेचती हैं। मीन्स वो खुद ही क्यों नहीं बेच लेते, वो एजेंट्स के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्यों सेल करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज। तो देखिए ऑप्शंस दी गई हैं। बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आर सिंपल एंड क्लियर टू ऑल। मीन्स जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रहती हैं उनके जो फ़ायदे हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं और सभी के लिए साफ साफ समझ आ जाते हैं। पीपल कैन डिसाइड विच पॉलिसी इज़ बेस्ट फॉर देम। लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट है। एजेंट हैव टू अर्न देयर कमीशंस। एजेंट को अपना कमीशन कमाना होता है। और लास्ट ऑप्शन दी गई है कि मैनी पीपल रिक्वायर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फॉर सेलेक्टिंग द राइट पॉलिसी। तो इस ऑप्शन का मतलब है कि बहुत से लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हें पर्सनल गाइडेंस मिले ताकि वो अपने लिए सही पॉलिसी जो है वो चुन सकें। तो देखिए यही इसका सही आंसर है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हर एक व्यक्ति को इंश्योरेंस जाके खुद सेल नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने एजेंट्स को अपॉइंट किया होता है ताकि वो पर्सनली लोगों को सर्विस दे सकें और गाइडेंस दे सकें, ताकि जैसे जिस व्यक्ति की आवश्यकता है वो उस प्रकार की पॉलिसी अपने लिए खरीद सके। तो इसलिए जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर्ड टू द प्रीमियम फॉर होल लाइफ प्लान, द प्रीमियम फॉर एंडोमेंट प्लान विल बी डैश फॉर सेम एज। अब यहाँ पर दो प्लान्स के प्रीमियम को कंपेयर किया गया है। एक तो इन्होंने बात की है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान की, और दूसरी इन्होंने बात की है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान की। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम होल लाइफ प्लान का कंपैरिजन करते हैं तो जो एंडोमेंट प्लान रहता है इंश्योरेंस प्लान, उसका प्रीमियम जो है कितना होगा, क्या होगा अगर सेम एज के व्यक्ति के लिए लिया जाए। ऑप्शंस है मोर, लेस, सेम और हाफ। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन ए, मोर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नॉमिनेशन कैन बी मेड ओनली इन द फेवर ऑफ डैश। अब देखिए जब हम पॉलिसी करवाते हैं तो उसमें हम अपना एक नॉमिनी भी फिल करते हैं, है ना। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है ये नॉमिनी पर ही बेस्ड है। इसमें कहा गया है कि जो हम नॉमिनेशन करते हैं, अपना नॉमिनी किसी को चुनते हैं, तो नॉमिनेशन जो है वो किसके फेवर में किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं बैंक, दूसरी ऑप्शन है स्पाउस एंड चिल्ड्रन विद गार्डियन, मीन्स अपना जीवन साथी और बच्चे गार्डियन के साथ, स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन, पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, और लास्ट ऑप्शन जो है ये दी गई है एनी इंडिविजुअल। तो देखिए जो हम नॉमिनेशन करते हैं वो हम किसी भी इंडिविजुअल को बना सकते हैं, तो उसे हम नॉमिनी अपना बना सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो है उसे हम अपना नॉमिनी बना सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम जो नॉमिनी है वो एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं। हम मतलब ये नहीं है कि हम एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं, हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the expanded form of SA as commonly used in the life insurance। आपको करना क्या है, जो टर्म SA रहती है लाइफ इंश्योरेंस में उसको एक्सपेंड करना है। मीन्स लाइफ इंश्योरेंस में हम एक कॉमनली टर्म यूज़ करते हैं SA, उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो देखिए SA की जो फुल फॉर्म रहती है वो होती है सम अश्योर्ड, जिसे हम बीमा धन भी कहते हैं हिंदी में। तो इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी हमें फुल फॉर्म बतानी है, और किसकी बतानी है, ये बतानी है OR की। तो जो OR वर्ड रहता है लाइफ इंश्योरेंस में यूज़ होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्डिनरी रेट्स। तो इसलिए ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें हमें फुल फॉर्म बतानी है SV की। तो SV जो शब्द है लाइफ इंश्योरेंस में यूज़ होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सरेंडर वैल्यू। तो इसलिए इसका भी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मैचेस क्लोजेस्ट विद द ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आपको बताना है कि जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन रहती है ना, एटीएम जिसे हम कहते हैं, उसके साथ जो सबसे नियरेस्ट शब्द है जो नीचे दिए गए हैं, कौन सा है जो कि मैच कर रहा है। तो ऑप्शंस हैं डिविजनल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, एजेंट और इंफॉर्मेशन कियोस्क। तो देखिए, जो डिवीजन ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है या फिर एजेंट है, इनका तो एटीएम मशीन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। पर जो इंफॉर्मेशन कियोस्क है, इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन या एटीएम के साथ बहुत क्लोजेस्ट मैचिंग टर्म है। क्योंकि देखिए, जो इंफॉर्मेशन कियोस्क होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एक छोटा सा हट टाइप या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको एक कंप्यूटर मिल जाए, स्क्रीन मिल जाए, जहाँ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकें। तो एटीएम मशीन से रिलेटेड जो टर्म यहाँ पर आ रही है वो ऑप्शन डी है, मीन्स इंफॉर्मेशन कियोस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मैचेस क्लोजेस्ट विद फोर क्लोजर। अब देखिए, इसमें नीचे कुछ टर्म्स दी गई हैं और आपको चुनना है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो कि फोर क्लोजर के साथ मैच करती है। तो देखिए, इसके साथ मैच करने के लिए पहले आपको फोर क्लोजर का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, फोर क्लोजर का मतलब होता है कि अगर कोई पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा गया, काफ़ी टाइम से वो बंद पड़ी हुई है, तो ऐसी पॉलिसी को फोर क्लोजर कहा जा सकता है। तो ऑप्शंस हैं सरेंडर वैल्यू, नॉमिनी, डेथ क्लेम और मैच्योरिटी क्लेम। तो देखिए, फोर क्लोजर जैसे कि हमने अभी बात की कि अगर पॉलिसी जो है वो बंद पड़ी है काफ़ी समय से, तो नॉमिनी, डेथ क्लेम या फिर मैच्योरिटी क्लेम का तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है। इससे जो वर्ड मैच कर सकता है वो है सरेंडर वैल्यू, क्योंकि अगर पॉलिसी जो है मान लीजिए 2 साल से ज़्यादा चली है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो बंद हो गई, मीन्स जो प्रीमियम था वो उसका जमा नहीं करवाया गया, तो उस पॉलिसी को सरेंडर करवाया जा सकता है ना। तो सरेंडर वैल्यू जो है वो फोर क्लोजर के साथ जो है क्लोजली रिलेटेड टर्म इस क्वेश्चन में बैठ रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको चुनना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है। चलिए देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ पर्पस। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई ना कोई पर्पस जो है वो होना चाहिए। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई डिपार्टमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन खुली है तो वो किसी कारणवश ही खुली है ना। तो वो मतलब कोई काम है जो वो कर रही है, तो कोई ना कोई पर्पस जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होना आवश्यक है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है एन ऑर्गेनाइजेशन इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम उसके एक्शन, मीन्स वो क्या काम करते हैं, उसके द्वारा ही जानते हैं। ये भी बात सही है। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन इज आइडेंटिफाइड बाय बिल्डिंग इट ऑक्यूपाइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पहचान है वो किससे है, जिस बिल्डिंग में वो ऑर्गेनाइजेशन है। और लास्ट ऑप्शन है एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओन असेट्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो असेट्स जो है खरीद सकती है, ओन कर सकती है। तो देखिए, इनमें जो आपकी थर्ड ऑप्शन है, मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन को उस बिल्डिंग से पहचाना जाता है जहाँ पर वो है, तो ये वाली इनकरेक्ट आएगी। बाकी जो आपकी ए, बी और डी ऑप्शन है ये सारी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि आपको जो नीचे दी गई हैं ऑप्शंस, उनमें से गलत वाली चुननी है। तो पहली ऑप्शन है अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज़ टू मॉनिटर कैश फ्लो फ्रॉम सबॉर्डिनेट ऑफिसेज। तो अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है उसे चेक करना होता है कि जो सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं उनमें कैश फ्लो कैसे हो रहा है, मीन्स उस पर मॉनिटर रखना होता है। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज़ टू मॉनिटर बिजनेस इनफ्लो। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है कि बिजनेस के इनफ्लो पर मॉनिटर करना, उसको चेक करते रहना कितना बिजनेस हो रहा है। नेक्स्ट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज़ टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ एजेंट्स।
तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये भी मॉनिटर करना पड़ता है, चेक करते रहना पड़ता है कि एजेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है। ये भी बात सही है। और लास्ट ऑप्शन जो है इसमें कहा गया है कि एक्चुअल डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग द डेथ क्लेम्स। देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एक्चुअल डिपार्टमेंट रहता है उनका काम जो होता है वो पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना, उनके प्रीमियम्स कैलकुलेट करना ये रहता है। तो उनका काम जो है डेथ क्लेम्स को सेटल करना नहीं रहता है, उसके लिए क्लेम डिपार्टमेंट अलग से होता है। तो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी आएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज डिसिमिलर टू अदर टर्म्स। और टर्म्स दी गई हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए इनमें जो आपकी ए, बी और सी ऑप्शन है, मींस होल लाइफ पॉलिसी, देन मनी बैक पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस, ये तीनों ही ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स हैं। पर जो आपकी ऑप्शन डी है जिसमें दिया गया है यूलिप, या जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी कह देते हैं, पॉलिसी भी कह देते हैं, ये नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान की कैटेगरी में आता है। इसलिए जो आपकी ऑप्शन डी है ये डिसिमिलर ऑप्शन हो जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज डिसिमिलर टू द अदर टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट टू द डेथ क्लेम्स इन लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम डेथ क्लेम लाइफ इंश्योरेंस में बात करें, डेथ क्लेम से रिलेटेड, तो कौन सी टर्म है जो कि डिफरेंट हो जाएगी बाकी टर्म्स के कंपैरेटिवली। ऑप्शंस हैं अर्ली क्लेम, नॉन अर्ली क्लेम, फोरक्लोजर एंड डीड्स ऑफ द असाइनमेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो डिसिमिलर टर्म है वो है फोरक्लोजर, क्योंकि हम अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं फोरक्लोजर का मतलब होता है कि अगर जो कोई भी पॉलिसी है, बंद पड़ी हुई पॉलिसी को फोरक्लोजर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई हैं, देखिए अर्ली क्लेम, अर्ली डेथ क्लेम भी जिसे कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि अगर पॉलिसी करवाने के 3 साल से पहले पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो क्लेम को अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। और नॉन अर्ली का मतलब होता है कि अगर 3 साल के बाद, पॉलिसी करवाने के 3 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है तो वो जो क्लेम है वो नॉन अर्ली क्लेम्स में चले जाते हैं। जबकि जो डीड्स ऑफ असाइनमेंट है इसका मतलब होता है कि जो पॉलिसी है वो किसे असाइन की गई है उसकी जानकारी, है ना। तो जो फोरक्लोजर टर्म है इसका डेथ क्लेम से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट, victims of fatal injuries are paid compensation on the basis of। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके हिसाब से अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है उसमें जो विक्टिम है जिसे चोट लगी है उसको जो इंजरीज़ हैं, मतलब जो उसे चोटें वगैरह लगी हैं, उसे जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो किसके हिसाब से दिया जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस हैं एज एंड सेक्स, एज एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, इनकम एंड साइज ऑफ फैमिली, और लास्ट ऑप्शन दी गई है एज एंड इनकम। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि एज और सेक्स इसके हिसाब से तो कंसीडर नहीं होगा कि भाई क्या आयु है और कौन से जेंडर के हैं वो, मीन्स मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया है एज एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मीन्स उस व्यक्ति की एज क्या है और उस पर कितने व्यक्ति जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। और तीसरी ऑप्शन में कहा गया है कि इनकम एंड साइज ऑफ फैमिली, अब ये भी रिलेट नहीं करेगा। पर देखिए जो लास्ट ऑप्शन है एज एंड इनकम, ये कंसीडर किया जाता है मोटर व्हीकल एक्ट का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से कंपनसेशन के लिए कि भाई उस व्यक्ति की एज क्या है और वो कितना पैसा कमा रहा है, इसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है और कंपनसेशन जो है वो दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर इंश्योरेंस एक्ट एवरी इंश्योरर हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंश्योरेंस एक्ट, देखिए इंश्योरेंस एक्ट जो हमारा है 1938, उसके हिसाब से हर एक इंश्योरर, इंश्योरर का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी, तो हर एक इंश्योरर या फिर इंश्योरेंस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर के एंड में
क्या प्रिपेयर करना होता है? तो ऑप्शंस दी गई हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट फॉर ईच क्लास ऑफ बिजनेस एंड लास्ट ऑप्शन दी गई है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, हर एक इंश्योरेंस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर के एंड में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी मेंटेन करके रखना होता है, रेवेन्यू अकाउंट हर एक इंश्योरेंस बिजनेस के लिए भी बना के रखना पड़ता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, मीन्स ऑल ऑफ अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स रोल मेनली इन्वॉल्व्स। देखिए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिसे हम टीपीए भी कहते हैं, उसका रोल पूछा गया है। ऑप्शंस चेक करते हैं। कैनवसिंग द बिजनेस फॉर द इंश्योरर, मीन्स इंश्योरर के लिए एक बिजनेस का कैनवस तैयार करना, पूरा खाका तैयार करना। इशूइंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरर, इंश्योरर के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स को इशू करना। अरेंजिंग फॉर री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस को अरेंज करवाना। देखिए, री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जब इंश्योरेंस के ऊपर इंश्योरेंस करवाई जाती है, या फिर एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, जब इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस करवाती है ना, तो उसे री इंश्योरेंस कहा जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया में सिर्फ एक ही री इंश्योरेंस है, जो है जीआईसी, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वही इंडिया का एक इकलौता री इंश्योरर है या फिर री इंश्योरेंस कंपनी है। और लास्ट ऑप्शन दी गई है चेकिंग एंड पेइंग द इंश्योरेंस क्लेम, मीन्स जो इंश्योरेंस के क्लेम्स आए हुए हैं उन्हें चेक करना और पे करना। तो देखिए, जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसका काम होता है ऑप्शन डी, मीन्स जो इंश्योरेंस के क्लेम आए हुए हैं उनको चेक करना और पे करवाना। बाकी सारे काम टीपीए के नहीं होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम पॉलिसीज रिलेट टू। अब देखिए, टाइम पॉलिसीज होती हैं एक प्रकार की। अब इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं और आपको चेक करना है कि टाइम पॉलिसी जो है ना, वो किससे रिलेट करती है। ऑप्शंस हैं फायर इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस। तो देखिए, ये जो टाइम पॉलिसी है ना, ये हल इंश्योरेंस से रिलेट करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो देखिए, ये बच्चों जो टाइम पॉलिसी होती है ना, ये एक प्रकार की मराइन इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसी होती है। अब इसमें जो हमने हल इंश्योरेंस वर्ड किया, हल का मतलब हिंदी में होता है पतवार। तो जो मराइन इंश्योरेंस होती है ना, पानी वाले जहाज, उनके इंश्योरेंस वगैरह, ये क्वेश्चन उससे रिलेट कर रहा है। तो आपने याद रखना है टाइम पॉलिसी जो है वो किससे रिलेट करेगी? हल इंश्योरेंस से। चलिए, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच क्लॉज स्पेसिफाइज द पेरिल्स इंश्योर्ड इन शेड्यूल्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिसी। देखिए, नीचे ना कुछ क्लॉजेस दी गई हैं और आपको चुनना है कि वो कौन सी क्लॉज है जो कि एक पॉलिसी में पेरिल्स, पेरिल्स क्या होता है? पेरिल होता है जोखिम, जोखिम होता है जो कि रिस्क को बढ़ा देता है। मीन्स वैसे रिलेटेड टर्म ही है, मीन्स पेरिल है जो कि क्या करेगा, अगर कोई रिस्क है ना उसको इंक्रीज कर देगा, उसे पेरिल कहा जाता है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको वो क्लॉज चुननी है जो कि पेरिल से रिलेट कर रही है या पेरिल को स्पेसिफाई कर रही है किसी भी एक पॉलिसी में। तो ऑप्शंस हैं परमिएबल क्लॉज, रेसिटल क्लॉज, ऑपरेटिव क्लॉज और कंसीडरेशन क्लॉज। अब देखिए, जो पेरिल से रिलेटेड टर्म आ रही है यहाँ पे या क्लॉज आ रही है, वो है आपकी ऑपरेटिव क्लॉज। तो याद रखना है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। आपको नीचे कुछ इंश्योरेंस के नाम दिए गए हैं और आपको चुनना है कि कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है जो कि आवश्यक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत देश में कौन सी इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी है, ज़रूरी है, करवानी ही पड़ती है। तो ऑप्शंस हैं मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, देन पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोफेशनल लाइबिलिटी। देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए है ना, मोटर थर्ड पार्टी लीगल लाइबिलिटी भी इसे कह दिया जाता है। तो ये इंश्योरेंस हमारे देश में मैंडेटरी है, करवानी ही पड़ती है। तो याद रहेगा ना, मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जो इंश्योरेंस है दैट इज मैंडेटरी इन इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज रुपीज डैश। अब देखिए, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जो मिनिमम
पेड अप कैपिटल चाहिए वो कितना होना चाहिए। मीन्स जब भी कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी खुलती है, मीन्स कोई किसी ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट की, तो जो मिनिमम पेड अप कैपिटल उसे शो करना पड़ता है या होना चाहिए उसके पास इतना पैसा, तो ऑप्शंस हैं 25 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़ और 100 करोड़। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन डी 100 करोड़। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिट एंड रन केसेस क्लेम्स आर सेटल्ड फ्रॉम। अब देखिए जो हिट एंड रन केसेस होते हैं जिसमें क्या है कि किसी गाड़ी ने किसी को हिट किया, एक्सीडेंट कर दिया और फिर भाग गया, है ना। तो ऐसे केसेस में जो क्लेम्स हैं वो कैसे सेटल किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं सोलेशियम फंड, IRDAI's कॉन्टिजेंसी फंड, इंश्योरेंस कंपनी रिजर्व्स एंड मोटर थर्ड पार्टी पूल। तो देखिए हिट एंड रन केसेस में जो क्लेम्स सेटल किए जाते हैं या फिर विक्टिम को जो क्लेम दिया जाता है वो सोलेशियम फंड के थ्रू दिया जाता है। देखिए सोलेशियम फंड जो है ये एक प्रकार का फंड क्रिएट किया गया है जिसमें कि हिट एंड रन केसेस में, क्योंकि अब उसमें तो पता नहीं है कि कौन मार गया है ना, पता ही नहीं चला कि कौन था जिसने कि व्यक्ति को मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि वो तो भाग गया है। तो ऐसे विक्टिम्स के लिए सोलेशियम फंड क्रिएट किया जाता है जिसमें कि उसको एक जो भी इंजरीज हैं और एक इमोशनल पेन है उससे उबरने के लिए वो फंड जो है वो दिया जाता है, इसे सोलेशियम फंड कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ FPA यूज्ड इन इंश्योरेंस। आपको FPA की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, याद ही रख लीजिए, फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज, ये होती है FPA की फुल फॉर्म। ढूंढिए कहाँ है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अलोप। अब इसमें भी अलोप जो वर्ड है इंश्योरेंस में ये यूज़ होता है, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो ये भी आपने याद रखना है कि अलोप की फुल फॉर्म है एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट्स इंश्योरेंस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मैचेस क्लोजेस्ट विद प्रोफेशनल इंडेमनिटी कवर। आपको प्रोफेशनल इंडेमनिटी कवर से रिलेटेड जो टर्म है उसे बताना है, कौन सी है। ऑप्शंस दी गई हैं हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, इंश्योरेंस कंपनी, कमर्शियल बैंक और प्रैक्टिसिंग सर्जन्स। देखिए अब जो प्रोफेशनल इंडेमनिटी कवर है उससे ना तो हॉस्पिटल नर्सिंग होम मैच कर रहा है, ना इंश्योरेंस कंपनी और ना ही कमर्शियल बैंक्स। उससे जो रिलेटेड टर्म है वो है प्रैक्टिसिंग सर्जन्स। मीन्स ऐसे सर्जन्स जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें प्रोफेशनल इंडेमनिटी कवर प्रोवाइडेड होता है जिस भी कंपनी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वो काम करते हैं। इसलिए लास्ट ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस कैन नॉट प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ रिस्क बट इट प्रोवाइड्स फॉर द डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इंश्योरेंस है ना ये रिस्क के होने को तो नहीं रोक सकती, मीन्स जो होना है वो तो हो के रहेगा, पर ये प्रोवाइड कर देती है डैश। अब क्या प्रोवाइड कर देती है? ऑप्शंस हैं लॉसेस ऑफ द रिस्क, अकरेंस ऑफ रिस्क, चांस ऑफ रिस्क एंड नन ऑफ दीज। अब देखिए जो लॉसेस ऑफ रिस्क मीन्स रिस्क से जो लॉस हुए हैं उन पर कंपनसेशन प्रोवाइड कर देती है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्यूमेंट विच एम्बडीज द कॉन्ट्रैक्ट इन इंश्योरेंस इज कॉल्ड एज। अब देखिए आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जो कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ होता है। हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि प्रूफ होगा कि हाँ जी हमारी इंश्योरेंस जो है इस इंश्योरेंस कंपनी से हमने करवाई हुई है। ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी, पॉलिसी, सर्टिफिकेट एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए कौन सी चीज़ है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ? बिल्कुल सही, वो होती है पॉलिसी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मीन्स मैक्सिमम ट्रूथ। आपको उस प्रिंसिपल का नाम बताना है इंश्योरेंस में जिसका मतलब होता है पूर्ण रूप से सत्य। तो ऑप्शंस हैं सेब्रोगेशन, कॉज प्रॉक्सिमा,
इंश्योरेबल इंटरेस्ट और एब्रीमाफाइड्स। तो देखिए इसका आंसर है एब्रीमाफाइड्स, क्योंकि एब्रीमाफाइड का मतलब होता है पूरी तरह से सच बताना। और एब्रीमाफाइड का जो प्रिंसिपल होता है ना, ये इंश्योरर और इंश्योर्ड मतलब बीमा करने वाली कंपनी और जो बीमा जिसने करवाया है बीमित व्यक्ति, दोनों के लिए ही होता है। मीन्स बीमा कंपनी को भी अपनी जो भी सही बातें हैं, जो भी मतलब पॉलिसी से रिलेटेड सही टर्म्स हैं, वो क्लियर करनी चाहिए बीमा करवाने वाले को। और जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है उसे भी अपने रिलेटेड जो भी ज़रूरी जानकारी है वो सही सही बीमा कंपनी को बतानी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल को कहा जाता है एब्रीमाफाइड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मैचेस क्लोजेस्ट विद कॉम्पोजिट पॉलिसी। देखिए कॉम्पोजिट पॉलिसी होती है, आपको बताना है कि कौन सी टर्म उससे बहुत ज़्यादा क्लोजली मैच कर रही है। ऑप्शंस हैं शॉपकीपर्स इंश्योरेंस, जनता पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, क्रिटिकल केयर हेल्थ इंश्योरेंस और मराइन कार्गो इंश्योरेंस। अब देखिए जो ऑप्शन बी, सी और डी है, ये तो कॉम्पोजिट पॉलिसी से रिलेट नहीं कर रही है। इससे रिलेट कर रही है शॉपकीपर्स इंश्योरेंस, क्योंकि देखिए शॉपकीपर की जो इंश्योरेंस होती है एक प्रकार की, ये कॉम्पोजिट पॉलिसी के अंडर आती है। इसमें जो भी शॉपकीपर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें कंसीडर की जाती हैं कि क्या क्या उस पॉलिसी में इंक्लूड करवाया जाएगा, तो इसलिए उसे कॉम्पोजिट पॉलिसी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज members of the insurance advisory committee are drawn to represent the interest of different groups like। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी रहती है उसके जो मेंबर्स हैं, है ना, तो वो जो मतलब अलग अलग ग्रुप्स में बताना है आपको कि वो जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन आ जाएंगे, है ना। तो ऑप्शंस दी गई हैं सर्वेयर्स, एजेंट्स, एडवोकेट्स, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर फोरा, इंडस्ट्री इंटरमीडिएटरीज, और लास्ट ऑप्शन दी गई है एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन इन द इंश्योरेंस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी, सी और जो लास्ट ऑप्शन है डी, ये तो मैच नहीं कर रही हैं, है ना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वेयर्स, एजेंट्स एंड एडवोकेट्स, ये इससे मैच कर रही है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्वेयर्स रोल इंक्लूड्स। ये जो सर्वेयर होता है इसका रोल क्या होता है। तो ऑप्शन दी गई हैं चेकिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ द लॉस, मीन्स लॉस जो हुआ है उसकी एडमिसिबिलिटी को चेक करना, क्वालिफिकेशन ऑफ द लॉस, कितना है लॉस ये चेक करना, गिविंग द कमेंट्स ऑन द लॉस, लॉस पर कमेंट्स देना, उसको चेक करके बताना क्या हुआ है कैसे हुआ है, और लास्ट ऑप्शन दी गई है रिपोर्टिंग द मेजर लॉसेस टू द IRDAI, मीन्स IRDAI को जो भी लॉसेस हुए हैं उनके बारे में रिपोर्ट तैयार करके देना, मीन्स मेजर लॉसेस की रिपोर्ट तैयार करके देना। तो यही सर्वेयर का काम होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स इज डिसिमिलर टू द अदर ऑप्शंस। तो ऑप्शंस हैं लॉस ऑफ पासपोर्ट, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज एंड डिले इन रिसीविंग द चेक्ड इन बैगेजेस। अब देखिए जो लॉस ऑफ पासपोर्ट, किसी का पासपोर्ट गुम हो गया, या फिर बैगेज गुम हो गया है, या फिर जो बैग आना था, बैगेज आना था, उसको रिसीविंग में डिले हो रहा है, तो ये तो अलग टर्म्स हैं। पर जो लॉस ऑफ प्रॉफिट शब्द है ये इंश्योरेंस से रिलेट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये बाकी टर्म्स से रिलेटेड नहीं है, डिसिमिलर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इज डिसिमिलर टू द अदर ऑप्शंस। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है जो बाकी इंश्योरेंस से अलग है। तो ऑप्शन दी गई हैं बिल्डर्स रिस्क इंश्योरेंस, हट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस। अब देखिए इसमें ना जो डिफरेंट टर्म है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि देखिए जो हट इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस है, ये सभी रिलेट कर रही हैं कौन सी इंश्योरेंस, जो कि हम कह सकते हैं फार्मर्स इंश्योरेंस से रिलेट कर रही हैं, है ना। हट मीन्स क्या हो गई, झोपड़ी की इंश्योरेंस, क्रॉप फसलों की इंश्योरेंस हो गई, लाइफ स्टॉक का मतलब हो जाता है जो पालतू जीव जंतु होते हैं, भेड़ बकरियां वगैरह होती हैं, वो लाइफ स्टॉक की कैटेगरी में आ जाती है ना। तो ये सारी तो किसानों से जो किसानों की इंश्योरेंस करवाई जाती है ना,
तो उनसे रिलेटेड होगी। पर जो बिल्डर्स रिस्क इंश्योरेंस है ये डिफरेंट आ गई है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मैचेस क्लोजेस्ट विद द एस्बेस्टोसिस। अब देखिए, एस्बेस्टोसिस ना एक प्रकार की लंग डिजीज होती है, और जो नीचे ऑप्शन दी गई है ना, आपको चुनना है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो कि एस्बेस्टोसिस से क्लोजली मैच कर रही है। ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट्स, पेंशन, रफ वेदर एंड वर्कमेंस कंपनसेशन। अब देखिए प्रोडक्ट, पेंशन या फिर रफ वेदर, इसका तो एस्बेस्टोसिस से कोई भी कनेक्शन नहीं है। पर जो वर्कमैन कंपनसेशन है ना, ये इससे मैच कर सकती है, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन एक प्रकार की इंश्योरेंस स्कीम होती है जिसमें काम करते हुए अगर व्यक्ति को उस काम की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इंजरी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो उसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंडर जो है कंपनसेशन दिया जाता है। तो एस्बेस्टोसिस जो है, क्योंकि ये एक लंग डिजीज़ है, तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा है कि उस जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जिसकी वजह से वो उसे डिजीज़ हो गई हो, है ना। तो ऐसे में वर्कमैन कंपनसेशन जो है उसे कंपनसेशन देने के लिए एक्ट के अंडर उसे वो कंपनसेशन दिया जाता है ना। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक।